पर एक डायलॉग बॉक्स दिखता है। मेरी आंखें अपने आप बड़ी हो जाती हैं, मेरी पीठ ठंडी पड़ जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैनेजर का फ्रेंडली रिमाइंडर, जिसे पुलिस ऑफिसर ढूंढ रहे थे वो तुम हो, है ना? अपना काम देखते रहो, जब हो जाए तो जाना मत। कैफे के पीछे वाली गली में मेरा इंतजार करना। कुछ घंटों बाद वो चिपचिपा अधेड़ उम्र का मैनेजर उस तंग गली में दिखता है। छोटे भाई, पुलिस वाले तुम्हारे पीछे थे क्योंकि तुमने किसी को मारा है ना? भले ही तुम ना बोलो, मुझे पता है। पिछली बार जब तुम आए थे तुमने अवेकंड फोरम चेक किया था, और इस बार फिर पुलिस आई और तुमने जल्दी से अपनी हिस्ट्री डिलीट कर दी। मैंने तुरंत अंदाज़ा लगा लिया कि तुमने किसी को मारा है। मेरी मांग सिंपल है, मैं किसी को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा, पर तुम मुझे चुप रहने के लिए एक चांदी का सिक्का दोगे। उसका मोटा चेहरा जोश से कांपता है, अपनी शानदार समझ का जश्न मनाते हुए। मैं धीरे से हंसता हूं, उसे एक तेज नजर से देखते हुए। अगर तुम जानते हो कि मैंने किसी को मारा है तो तुम डर क्यों नहीं रहे कि मैं तुम्हें भी मार दूंगा? मैनेजर अपने चेहरे से ठंडा पसीना पोंछता है और कहता है, मैंने पहले ही तुम्हें रिपोर्ट करने के लिए एक ईमेल लिख दिया है, जिसमें सर्वेलेंस फुटेज से ली गई तुम्हारी क्लोजअप फोटो भी है। ये ईमेल कल सुबह 3 बजे पुलिस स्टेशन के इनबॉक्स में भेज दिया जाएगा। हर रोज मैं टाइमर को रीसेट करके उसे एक और दिन के लिए टाल देता हूं। अगर मैं मर गया तो तुम भी पकड़े जाओगे। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो कोशिश कर लो, मुझे अभी मार दो, अगले हफ्ते से पहले मुझे 1000 तांबे के सिक्के दो, वरना मैं पुलिस को बता दूंगा। मैनेजर घमंड से मुस्कुराता है, अपने अधूरे पीले दांतों की 2 कतारें दिखाते हुए। मैं कोई जवाब नहीं देता, मैं बस मुड़ता हूं और गली से निकल जाता हूं। अचानक मैनेजर को एहसास होता है कि वो मेरा नाम नहीं जानता। वैसे मैं डेनिस लाव हूं, तुम्हारा नाम क्या है? मैं चुपचाप चलता रहता हूं, अभी भी जवाब नहीं दे रहा। एक मरे हुए आदमी को मेरा नाम जानने की जरूरत नहीं है। गली से निकलने के बाद मैं अंधेरे में छिप जाता हूँ, चुपचाप डेनिस का पीछा करते हुए जब तक वो घर नहीं पहुंच जाता। मैं तेजी से निकलने से पहले उसका पता याद कर लेता हूँ। डेनिस को मारना आसान है, पर उसे मारने के बाद अपने राज को खुलने से बचाना मुश्किल है। अगले दिन मैं इंटरनेट कैफे के पास से घूम कर जाता हूँ, काउंटर पर डेनिस को दूर से देखते हुए। फिर मैं सीधा स्कूल चला जाता हूँ। आज डेनिस को मारने के लिए अच्छा दिन नहीं लग रहा है। स्कूल के एंट्रेंस पर मुझे हैरानी होती है, प्रिंसिपल आज कुछ अजीब ही कर रहे हैं। अपने पीछे कुछ छापलूस एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ गेट पर चेकिंग कर रहे हैं। क्योंकि मैंने कल अपना बैकपैक जला दिया था, इसीलिए एक टीचर मुझे रोकता है। तुम्हारे पास बैकपैक क्यों नहीं है? क्या तुम वीकेंड्स पर होमवर्क नहीं करते? स्कूल जितना बेकार उतने ज्यादा नियम। इस टीचर के कठोर सवालों का जवाब देने ही वाला था कि अचानक मेरे पीछे से एक लड़की की आवाज आती है। टीचर, मार्कस इस वीकेंड मेरे साथ एक क्लासमेट के घर ट्यूटरिंग के लिए गया था और अपनी किताबें वहीं छोड़ आया। मैं उसकी क्लासमेट से कहा था कि मैं आज उसकी किताबें ले आऊंगी। मैं मुड़ता हूं और देखता हूं कि मुझे बचाने वाली जेड स्टर्लिंग है। मुझे नहीं पता कि वो मेरी मदद क्यों कर रही है, पर मैं हाँ में सिर हिलाता हूं। फिर मैं मुड़कर स्कूल में चला जाता हूं, पर जेड अपनी रफ्तार बढ़ाती है और मेरे पास आ जाती है। मार्कस, क्या तुम्हें मुझे कुछ कहना नहीं चाहिए? मैं जेड की चमकती मुस्कान को देखता हूं और बिना किसी भाव के कहता हूं, तुम्हें लगता है मुझे थैंक यू कहना चाहिए? जेड की मुस्कान एक पल के लिए जम जाती है, फिर वो एक नखरे भरे अंदाज में कहती है, मैंने पहले तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। तुमने मेरी मदद की, मैंने तुम्हारी मदद की, चलो हिसाब बराबर करते हैं, ठीक है? मुझे सच में अच्छा लगता है जब तुम मेरी परवाह करते हो। तुम हर दिन मेरी मोटिवेशन हो। मुझे एहसास हो गया है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। फिर वो एक ऐसी मुस्कान देती है जो उसे लगता है कि बहुत आकर्षक है। ये अजीब सा इजहार जेड और उसके दोस्तों ने वीकेंड पर मार्कस के बारे में जानकारी के हिसाब से प्लान किया था। उन्हें यकीन था कि ये उस पर काम कर जाएगा। मुझे भी ये मजाकिया लग रहा है। मेरी यादों में मैं रोज भूखा रह लेता था, पर जेड के लिए नाश्ता जरूर लाता था। मैंने उसका सारा होमवर्क भी किया था। आखिर में जेड ने मेरा दिया हुआ नाश्ता लिया और अगली क्लास के ब्रैंडन यांग को दे दिया ताकि वो उसे खुश कर सके। जेड, मैं हमेशा से तुमसे कुछ पूछना चाहता था, तुम हमेशा मुझे ही निशाना क्यों बनाती हो? क्या कोई और लड़का तुम्हारा गुलाम बनने को तैयार नहीं है? जेड को उम्मीद नहीं थी कि मार्कस ऐसा कहेगा। वो सुन रह गई। क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? अगर तुम्हें ब्रैंडन चाहिए तो उसके लिए खुद मेहनत करो, मुझे सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना बंद करो, ठीक है? तुम उसके ही नाश्ता ले जाना चाहती हो, पर बनवाती मुझसे हो।
तुम उसके साथ जवाब मिलाना चाहती हो, इसीलिए तो उन्हें मुझसे लिखवाती हो। हर चीज़ के लिए मेरी ज़रूरत पड़ती है। क्यों ना मैं ही उससे शादी कर लूं? इन बेरहम शब्दों के साथ मैं जेड की साजिश का पर्दाफाश कर देता हूं, जिससे वो घबरा जाती है। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखती है। जेड, मुझे परेशान करना बंद करो। अपना होमवर्क करवाने के लिए कोई और गुलाम ढूंढो। अगर तुमने मुझे फिर से परेशान किया तो तुम नहीं चाहोगी कि ब्रैंडन को इस बारे में पता चले, है ना? जेड के चेहरे के भाव को पल पल बदलते देखकर मुझे बेहद सुकून मिलता है। इस बार मेरी बातों ने आखिरकार काम कर दिया। उस दोपहर स्कूल के बाद मैं घर जल्दी नहीं जाता, बल्कि मैं अपने वर्क स्टडी जॉब के लिए लाइब्रेरी जाता हूँ। जो मैं नहीं जानता वो ये है कि जेड और उसके दोस्त चुपके से मेरा पीछा कर रहे हैं। जेड, क्या तुम सच में उसका पीछा करना चाहती हो? हम इतने सारे लोग हैं, स्कूल से निकलते ही वो ज़रूर देख लेगा। मैंने आज ब्रैंडन से जवाब नहीं मिलाया और ना ही उसके लिए नाश्ता लाई। ब्रैंडन पहले से ही मुझे इग्नोर कर रहा है। अगर मुझे पता चला कि किसने चुगली की है तो मैं उसे बात करना सिखा दूंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लाइब्रेरी में काम करते वक्त मुझ पर नज़र रखी जाएगी। किताबें ठीक करते वक्त मेरी नज़र शेल्फ्स के पास एक लड़की पर पड़ती है जो एक प्रैक्टिस बुक के पन्ने पलट रही थी। मैं शालीनता से उसके पास जाकर उसे बंद होने के समय के बारे में याद दिलाता हूं। जब हमारी आंखें मिलती हैं, मेरी नज़र एक पल के लिए रुक जाती है। बंद करने में बाधा डालने के लिए माफ़ कीजिए। वो लड़की मुझे और मिसेस रोज़ को झुककर सलाम करती है और फिर अपना बैकपैक लेकर जल्दी से चली जाती है। मैं सिर्फ ये सोचता हूं कि ये लड़की बहुत सुंदर है, पर याद नहीं कर पाता कि ये कौन है। मिसेस रोज़ आह भरती हैं। विवियन कितनी अच्छी बच्ची है, पढ़ाई में अच्छी है और इतनी आज्ञाकारी। काश मेरी पोती भी इतनी ही समझदार होती। तभी मुझे एहसास होता है कि ये विवियन चेन है। ये नाम तो एक मिसाल है। वो हर एग्जाम में अपनी ग्रेड में टॉप करती है। सुंदर और होशियार, स्कूल की जानी मानी सुंदरी। कई लड़के उसके पीछे पड़ते हैं, पर वो सबको शालीनता से मना कर देती है। मेरी तरह वो भी एक गरीब परिवार से है और अपनी दादी के साथ रहती है। पर इस सब का मुझसे क्या लेना देना। लाइब्रेरी से निकलने के बाद मैं पहले उसके पीछे बने रेस्टरूम में जाता हूँ। जैसे ही मैं काम खत्म करके निकलने की तैयारी करता हूँ, मुझे अचानक बगल से थप्पड़ की आवाज़ सुनाई देती है। बोल, क्या वो तुम थी? तुम चुड़ैल जिसने मार्कस को मेरे और ब्रैंडन के बारे में बताया? मैंने तुमसे कहा ना, मैं मार्कस को नहीं जानती, मैं ब्रैंडन को नहीं जानती और ना ही तुम्हें जानती हूँ। अभी भी जबान लड़ा रही है। मार्कस ने आज सिर्फ तुमसे और मिसेस रोज से बात की। अगर तुम नहीं थी तो क्या वो बुढ़िया थी? जेड, इसकी बात पर विश्वास मत करो। विवियन जैसी लड़कियां जो होशियार और सुंदर होती हैं, सबकी सब जहरीली होती हैं। वो पॉपुलर होने के लिए लड़कों को फंसाती हैं। मैं जेड से कोई लेना देना नहीं रखना चाहता, पर विवियन मेरी वजह से बेवजह इसमें फंस गई थी। नैतिक रूप से मुझे आगे आना ही होगा। मैं अपने हाथ धोता हूँ और लड़कियों के रेस्टरूम की तरफ चलता हूँ। जेड, इतना तमाशा लगा रखा है, शांति से सूसू भी नहीं करने दे रही। क्या तुम चाहती हो कि मैं सब कुछ ब्रैंडन को बता दूं, तभी तुम्हें शांति मिलेगी? जेड एक पल के लिए जम जाती है, फिर शांत हो जाती है। मार्कस, हट से आगे मत बढ़ो। मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया, तुम्हें इतनी परवाह क्यों हो रही है? मैं उसे अनदेखा करता हूं और विवियन को बाहर खींच लेता हूं। उसने तुम्हें 2 थप्पड़ मारे हैं ना? विवियन मुझे बिना किसी एहसान के देखती है। आखिरकार मैं ही तो हूं जिसने उसे इसमें घसीटा है। जैसे ही मैं अपनी बात खत्म करता हूं, मैं जेड के चेहरे पर 2 थप्पड़ जड़ देता हूं। सब लोग जम जाते हैं। विवियन हैरानी से मुझे घूरती है। शायद इस अनजान क्लासमेट की हरकत को समझ नहीं पा रही थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मैं इतनी जल्दी फैसला लूंगा। मार्कस, जेड अपना चेहरा ढक लेती है, मुझे गुस्से से घूरते हुए। भौंकना बंद करो, तुम्हारा और मेरा हिसाब बराबर, और अब विवियन का कर्ज भी चुकता हो गया, समझी? जेड की आंखों में खतरनाक चमक आ जाती है। मार्कस, तुम इसके लिए पछताओगे। ये सुनकर मुझे अचानक याद आता है कि जेड का अंकल एक गुंडा है। मैं गली के गुंडों से नहीं डरता, पर विवियन को चोट लग सकती है। मैं हमेशा विवियन और जेड पर नजर नहीं रख सकता। तभी मुझे अचानक एक परफेक्ट समाधान सूझता है। जेड, मैं इंटरनेट कैफे जाऊंगा और तुम्हारे और मेरे बारे में सब कुछ एक ईमेल में लिखकर अगले मंडे ब्रैंडन के इनबॉक्स में भेजने के लिए शेड्यूल कर दूंगा। अगर मुझे या विवियन को कुछ भी हुआ तो तुम ब्रैंडन को भूल जाना। जेड ने असल में अपने अंकल से मार्कस और विवियन को सबक सिखाने या उन्हें सैंक्चुरी से ही मिटा देने का प्लान बनाया था, लेकिन मार्कस ने उस रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया। वो गुस्से से चिल्लाती है, मार्कस, मैं तुम्हारे जैसे खतरनाक इंसान से कभी नहीं मिली। खैर, आज तुम्हारा किस्मत वाला दिन है। मैं नाक से कोड़ता, ठंडे से विवियन को खींचकर ले जाते हुए बिना कुछ बोले। मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है,
पता नहीं आज मैंने कितनी बार डेनिस के बारे में सोचा है। ये पहली बार है जब मुझे लग रहा है कि उससे मुझे कुछ फायदा हुआ है। अगली सुबह घर से निकलते हुए मैं एक बार फिर इंटरनेट कैफे के एंट्रेंस की तरफ घूम कर जाता हूँ। इस बार मुझे पता चलता है कि काउंटर पर डेनिस नहीं बल्कि एक दाढ़ी वाला अधेड़ोमर का आदमी है। मौका आ गया है। मैं अपनी हुडी ऊपर खींचता हूँ, एंट्रेंस के कैमरा से बचता हूँ और काउंटर पर बैठे दाढ़ी वाले आदमी को बाहर आने का इशारा करता हूँ। वो आदमी उलझन में दिखता है पर फिर भी बाहर आ जाता है। जब हम उस जगह पहुँचते हैं जहाँ मैंने उस रात डेनिस से बात की थी, मैं पूछता हूँ, क्या आप कैफे के मालिक हैं? उस दिन पुलिस आपके कैफे से जिन 2 लोगों को ले गई थी उनमें से एक मेरा दोस्त था। उसने वहां कुछ छोड़ा था। मैं सर्वेलेंस फुटेज चेक करना चाहता हूं। कैफे का मालिक नाक सिकोड़ता है। लड़के, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम जब चाहो सर्वेलेंस फुटेज देख सकते हो? जो उसने मेरे लिए छोड़ा है उसकी कीमत 20 चांदी के सिक्के हैं। अगर मुझे वो मिल गया तो मैं आपको 1 दे दूंगा। बोलते हुए मैं एक चांदी का सिक्का निकालता हूं। ये सिक्का तारों के नीचे हल्की सफेद रोशनी से चमक रहा है। ये तुरंत इंटरनेट कैफे के मालिक का ध्यान खींच लेता है। उसकी आंखें 2 बार छपकती हैं और आखिरकार वो मुझे कैफे के बगल वाले एक अंधेरे स्टोरेज रूम में ले जाता है। सारी सर्वेलेंस फुटेज यहाँ है, खुद देख लो। मैं एक पल के लिए हिचकिचाता हूँ, फिर सर हिलाकर फुटेज चेक करने चला जाता हूँ। मुझे उस दिन की फुटेज मिलती है और मैं तुरंत तेवर चढ़ाता हूँ। 3 तारीख की सुबह से कोई सर्वेलेंस क्यों नहीं है? कैफे का मालिक होंठ सिकोड़ता है। बिजली इतनी महंगी है, मैं उन कैमरास को हमेशा चालू नहीं रख सकता। मैं आमतौर पर उन्हें कुछ दिनों में एक बार चालू करता हूँ। ठीक है, मैं समझ गया, शुक्रिया। कोई बात नहीं, अगर कुछ चाहिए हो तो बस बता देना। मेरा नाम फ्रैंक वॉन्ग है, तुम मुझे फ्रैंक बुला सकते हो। ठीक है फ्रैंक, मैं ये याद रखूंगा। मैं तुम्हारे सहयोग के बारे में बता दूंगा, चिंता मत करो। जब तक मैं ठीक हूं तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं हल्की मुस्कान के साथ इंटरनेट कैफे से निकल जाता हूं। मैं डेनिस ल्यू के घर की तरफ निकल पड़ता हूं। मुझे 99% यकीन है कि मैं अब डेनिस से निपट सकता हूं। सारे सबूत एक ही चीज की तरफ इशारा करते हैं। डेनिस झूठ बोल रहा है। जिस सर्वेलेंस स्क्रीनशॉट की वो बात कर रहा था वो है ही नहीं। मैं आखिरकार पूरे विश्वास के साथ डेनिस का फैसला कर सकता हूँ। मैं पूरी रफ्तार से डेनिस के घर की तरफ दौड़ता हूँ और चुपके से उसके दरवाजे के पास पहुँचता हूँ। एंट्रेंस पर कचरे का ढेर लगा हुआ है। चोरी का नाटक करने के लिए मैं जोर से दरवाज़ा नहीं तोड़ता, बल्कि मैं अपनी आस्तीन से डेनिस का दरवाज़ा खटखटाता हूँ। मैं अपनी आवाज़ हल्की करता हूँ, एक 30 साल के आदमी होने का नाटक करते हुए। पड़ोसी, तुम्हारा कचरा बदबू मार रहा है, इसे हटाओ। अंदर से डेनिस की बेचैन आवाज़ आती है। पागल हो क्या? तुम्हें इससे क्या मतलब? कचरा रास्ता नहीं रोक रहा है, तुम अपना काम करो। ये देखकर कि डेनिस दरवाजा नहीं खोलेगा, मैं सीधा चिल्लाता हूँ, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला